आज हम जानेंगे मुगल शासन व्यवस्था के बारे में। मुगल किस प्रकार शासन करता था इसके बारे में जानेंगे। कहा गया है कि मंत्री परिषद को विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील कहलाता था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र उस सद्र व मीर समन में विभाजित कर दिया। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। उसके बाद देखते हैं कि मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ही सेना को हर महीने का वेतन मिल पाता था। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि, जिसको हम मदद ए मास भी कहते हैं, का निरीक्षण सद्र करता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समा कहलाता था। सूचना व गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वाले को रोकना आम जनता की दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य मुहतबीस नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबों का सरकार में, सरकार का परगना या महाल में, महाल का जिला या दस्तूर में और दस्तूर ग्राम में बटे थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे माबदा या दीह कहते थे। माबदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं उनका कार्य: सूबेदार, प्रांतों में शांति स्थापित करना इनका काम था। प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान कहलाते थे। दीवान, प्रांतीय राजस्व का प्रधान, सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह थे। बख्शी, प्रांतीय सैन्य प्रधान कहलाते थे। फौजदार, जिले का प्रधान फौजी अधिकारी कहलाता था। आमिल या अमल गुजार, जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी थे। कोतवाल, नगर प्रधान। सिकदार, परगने का प्रमुख अधिकारी। आमिल, ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना, लगान निर्धारित करना इनका काम था। उसके बाद हम देखते हैं कि शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित की गई थी। पहला भूमि खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में था। दूसरा है जागीर भूमि, तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि थी। तीसरा है सयूरगल या मदद ए मास, अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, इसे मिल्क भी कहते थे। शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। मुगल काल में अकबर के द्वारा
करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1580 ईस्वी में अकबर ने दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्ती भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला, पोलज, नियमित रूप से खेती, वर्ष में 2 बार फसल होता था। प्रति 1 या 2 वर्षों के अंतराल पर खेती होती थी। चाचर, 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी। बंजर, खेती योग्य भूमि नहीं, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। 1570 से 71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भूराजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी भी थी। एक को तखसीस एवं दूसरे को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भूराजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। बहुत शोषण इससे किया गया था। औरंगजेब जो है बहुत काफी शोषण किया था भूराजस्व की राशि को बढ़ाकर। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। पहला जो थे खुद कास्त, एक किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। पाही कास्त, एक दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। तीसरा है मुजारियन, खुद कास्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कार्य करते थे, कृषि कार्य करते थे। मुगल काल में नील उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र आगरा था। भरतपुर के बयाना तथा गुजरात में सरखेज थे। सबसे उत्तम प्रकार का नील बयाना क्षेत्र एवं सरखेज में पैदा होता था। अफीम मुख्यतः मालवा एवं बिहार में होता था। सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र बिहार था। कपड़ा उद्योग के अंतर्गत ददनी प्रथा का प्रचलन था। इसका तात्पर्य कारीगरों को अग्रिम भुगतान से था। उत्तम श्रेणी का ऊनी वस्त्र और शाल कश्मीर तथा लाहौर में तैयार होता था। आगे हम देखेंगे मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया। मुगलकालीन लगान वसूल करने की व्यवस्थाएं। गल्ला बख्शी, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। नसक, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उससे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी।
जब्ती। इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, जो नगद लिया जाता था। सबसे बड़ा सिक्का संसव सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगलकालीन सिक्के मुहर। यह मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का था। मुहर। संसव अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था। यह तौल का 101 तोले का था। इलाही यह सोने का गोलाकार सिक्का था। रहस्य यह गोला एवं चौकोर दोनों तरह का सोने का सिक्का था। यह 5.5 तोले का था। आत्मा 25 तोले के सोने का सिक्का था। बिनसात 20 तोले के सोने का सिक्का था। रुपया चांदी का सिक्का। जलाली चांदी का सिक्का था। नोट दरब, चरण, चंदन, दाह, कल, सुक्की सभी चांदी के सिक्के थे। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। दस्तक व्यवसाय परमिट था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपया में 10 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी। पहला पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना एवं हाथी सेना। मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा एवं 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर ए आजम कहलाते थे। जात से व्यक्ति के वेतन, प्रतिष्ठा, ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। नोट अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी। जहांगीर ने सवार पद में 2 असप्पा एवं सिंह असप्पा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम यह पद महावत खां को दिया गया। मनसबदारों के अलावा खुद मुगल शहंशाह भी फुटकर घुड़सवार रखते थे, जिन्हें अहदी कहा जाता था। अहदियों को भद्र घुड़सवार कहा गया है और उनके वेतन दूसरे घुड़सवारों से काफ़ी ज़्यादा होते थे। ये बहुत ही विवस्ता सैन्य दल के सदस्य होते थे। उनकी भर्ती स्वयं शहंशाह करते थे और उनकी हाजिरी लेने के लिए अलग अधिकारी होते थे। अहदी 5-5 घोड़े की
घोड़े भी रखते थे, लेकिन कुछ ऐसे अहदी भी थे जिनमें से दो एक ही घोड़े में हिस्सेदारी करते थे। अहदियों के कर्तव्य बहुमुखी होते थे। शाही कार्यालय के अधिकतर मुंशी शाही कार्यालय के अधिकतर मुंशी, दरबार के चित्रकार और शाही कारखानों के फोरमैन इसी सैन्य दल से चुने जाते थे। आज यहीं तक मुगल शासन व्यवस्था को देखें हैं।